नमस्कार बच्चों, इस केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आज हम आप लोगों को अभिक्रिया की कोट मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, अब तक जो हमने आप लोगों को बताया था, जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है उनमें से आप लोगों को बिलियन चैप्टर का पूरा वीडियो मिल गया होगा। इस बिलियन के चैप्टर के पूरा वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए और उसको पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। जो भी वीडियो आप लोग यहाँ से देखते हैं वो वीडियो पढ़ने का तरीका आप लोग ऐसा करिए कि सामने कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिए। जब आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे तो जो डिफिनीशन हम आपको बताएंगे या जो इक्वेशन हम आपको बताएंगे या कह सकते हैं कि जो आपको डेरिवेशन यहाँ बताया जाएगा, वो सारा डेरिवेशन हम यहाँ पर लिखते भी जाएंगे और आप लोगों के पास इतना टाइम रहेगा कि उस डेरिवेशन को आप लोग अच्छी तरीके से अपने कॉपी में उतार सकते हैं। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तब आपकी पढ़ाई सार्थक होगी, अन्यथा आप वीडियो को देखने मात्र से आप सही से तैयार नहीं कर पाओगे। तो हमारी सलाह यही है कि आप लोग कोई भी वीडियो यदि देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपने सामने कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठिए। उसके बाद जो डिफिनीशन हम यहाँ पर बताएं उस डिफिनीशन को आप लोग अपने कॉपी में नोट्स करते रहिए, जिससे आपका एक बाकायदा नोट्स तैयार हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो डाल दिया गया आप वीडियो देख लें। ऑनलाइन क्लास चलाने का मतलब ये है कि जो वीडियो यूट्यूब पे आपको दिया जा रहा है वो वीडियो आप लोग देखें, उसके साथ साथ में जो बोर्ड पर हम यहाँ पर लिखा पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग अच्छी तरीके से लिखते पढ़ते भी रहिए और साथ साथ में उसका नोट्स तैयार करते रहिए। अभी तक हमने आप लोगों को बिलियन चैप्टर से पूरा का पूरा बिलियन का एक इकाई है, एक यूनिट है सोल्यूशन, उस सोल्यूशन यूनिट की पूरी वीडियो हमने आप लोगों को अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको पीछे से देख भी सकते हैं, जो देखे हैं तो भी ठीक है, नोट्स बना लें, जो नहीं देखे हैं वो भी देख लें। उसके बाद एक यूनिट है आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में हमने आप लोगों को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तक बता दिया था। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं यहाँ तक हमने बता दिया है। उस वीडियो को भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं? अभिक्रिया की कोट। अभिक्रिया की कोट होती क्या है? देखिए डिफिनीशन लिखा गया है। डिफिनीशन को आप लोग, जैसा कि हमने बताया कि हम आपको बताते भी रहेंगे, आप लोग डिफिनीशन नोट्स भी करते रहिए, साथ में समझाते भी रहेंगे। देखिए अभिक्रिया की कोट की परिभाषा क्या होती है? अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात। अभिक्रिया की जो दर समीकरण होती है उस दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात। अभी हम एग्जाम्पल दे करके आपको दर समीकरण बताते हैं। दर समीकरण कैसे निकाला जाता है, दर समीकरण होता क्या है, उसको अभी हम बताते हैं। तो अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिक्रिया के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है तथा सांद्रता पदों की घातों का योग, सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। जैसे माना एक सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है, लिखेंगे यहाँ पर हम माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। अभिक्रिया क्या है? मान रहे हैं कि अभिक्रिया इस प्रकार से है, स्मॉल a इंटू ए प्लस स्मॉल b इंटू बी गिव्स आउट स्मॉल c इंटू सी प्लस स्मॉल d इंटू डी, जहाँ कैपिटल A कैपिटल B अभिकारक,
कैपिटल सी और कैपिटल डी उत्पाद हैं, जबकि स्मॉल ए अभिकारक ए के अणुओं की संख्या, स्मॉल बी अभिकारक बी के अणुओं की संख्या और स्मॉल सी उत्पाद सी के अणुओं की संख्या और स्मॉल डी उत्पाद डी के अणुओं की संख्याएं हैं। अब इस अभिक्रिया से हम यदि हम ज्ञात करें कि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के यम घात की, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो ज्ञात किया जाएगा प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाएगा। प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर, प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक ए है, इसकी अणुओं की संख्या स्मॉल ए है, लेकिन इस अभिक्रिया की दर अभिकारक ए के स्मॉल ए में से यन अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता की, अभिकारक ए की सांद्रता की यम घात, स्मॉल यम घात और अभिकारक बी की सांद्रता की स्मॉल यन घात पर निर्भर करती है। इस पॉइंट को आप लोग समझिए। वास्तव में है क्या है कि एक अभिक्रिया हो रही है, माना एक अभिक्रिया A इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी गिव्स आउट सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी। एक अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में कैपिटल ए कैपिटल बी अभिकारक है, कैपिटल सी कैपिटल डी उत्पाद है। स्मॉल ए अभिकारक ए के अणुओं की संख्या, स्मॉल बी अभिकारक बी के अणुओं की संख्या है। और प्रयोगों द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अभिकारक ए की सांद्रता जो है, अभिकारक ए की सांद्रता यम घात, अभिकारक ए की सांद्रता की यम घात पर, अर्थात किसी भी अभिक्रिया की दर, इस अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के कितने घात पर, यम घात पर, और अभिकारक बी की सांद्रता कितने घात पर, यन घात पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? अभिक्रिया की दर, इस अभिक्रिया की दर। अर्थात हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, दर इजकल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर स्मॉल यम इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर स्मॉल यन। समझिए इस बात को, मतलब कि इस अभिक्रिया की दर, जो अभिक्रिया हो रही है a इंटू ए प्लस बी इंटू बी गिव्स आउट सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी, इस अभिक्रिया की दर इसकी यम घात पर अभिकारक ए की, एक्टिव मास ऑफ का मतलब होता है अभिकारक ए की सांद्रता, एक्टिव मास ऑफ ए का मतलब अभिकारक ए की सांद्रता, ए की सांद्रता के स्मॉल यम घात पर और अभिकारक बी की सांद्रता के स्मॉल यन घात पर निर्भर करता है। ये समझ रहे हैं आप कि अभिकारक ए की यम घात पर, अभिकारक बी की यन घात पर निर्भर करता है। तो इस अभिक्रिया की दर समीकरण से, अभिक्रिया की दर समीकरण से, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, अभिक्रिया की दर समीकरण से, अभिक्रिया की दर समीकरण से क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये आपका दर समीकरण है, अभिक्रिया की दर समीकरण। दर समीकरण क्या है? यही आपका दर समीकरण। इस दर समीकरण से अभिकारक ए के सापेक्ष, अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बराबर स्मॉल यम, और अभिकारक बी के सापेक्ष, अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बराबर स्मॉल यन। यदि हम इस अभिक्रिया की समग्र कोटि जानेंगे, इस अभिक्रिया की पूरी कोटि जानेंगे, अर्थात अभिक्रिया की समग्र
कोट इजकल टू क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट कितनी है, स्मॉल एम, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट कितनी है, स्मॉल एन। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो स्मॉल एम प्लस स्मॉल एन हो जाएगा, यही अभिक्रिया की समग्र कोटि हो जाएगी। देखिए अब समझ में आया आप लोगों को। प्रयोगों द्वारा हमने अभी बताया था कि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता की यम घात पर और अभिकारक बी की सांद्रता की एन घात पर निर्भर करती है। अर्थात देखिए इस अभिक्रिया की दर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ए की सांद्रता की यम घात पर, बी की सांद्रता की एन घात पर निर्भर कर रही है। तो ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि यम, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि एन, तो समग्र कोट क्या हो जाएगी, एम प्लस एन हो जाएगी। अब परिभाषा देखिए आप लोग, परिभाषा क्या बताया गया था कि अभिक्रिया की दर समीकरण में, परिभाषा हमने ही बताया था, परिभाषित कैसे किया गया था, हमने किया था अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात, देखिएगा परिभाषा जो हमने बताया था, अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि एन, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि एन, और फिर हमने वहीं पर लिखाया था कि सांद्रता पद की घातों का योग। देखिए सांद्रता पद की सांद्रता है ए, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी सांद्रता है, इनकी घातों का योग का मतलब यही हुआ, यम घात यम है तो यन है, इनकी घातों का योग उस अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। ये रहा आपका अभिक्रिया की कोटि। इसे समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमें क्या नहीं समझ में आया है। ये जो नहीं समझ में आया होगा तो उसको हम दोबारा आपको रिवाइज करके बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया अभिक्रिया की समग्र कोटि हो गया एम प्लस एन। देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या एक विशेषता होती है, अभिक्रिया की कोटि की विशेषता क्या होती है कि अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक है। विशेषता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि की विशेषता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, कोटि क्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक मतलब कि कोई पूर्ण संख्या, फिर भिन्नात्मक भी हो सकती है भैया। अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, और फिर अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। क्या हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक का मतलब कि 1 2 3 4 इस तरीके से, और भिन्नात्मक का मतलब कि जैसे 1/2 हुआ, 2/3 हुआ, या 4/5 हुआ, इस तरीके से भी हो सकती है अभिक्रिया की कोटि। और शून्य का मतलब अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य भी हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ अभिक्रियाओं की कोटि के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए जैसे माना एक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है, अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, देखिए एक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के बारे में देखिए, जैसे है N2O5 का तापीय अपघटन। देखिए N2O5 का देखेंगे यहाँ पर N2O5 का तापीय अपघटन। N2O5 का तापीय अपघटन मतलब N2O5 को यदि हम गर्म करते हैं, N2O5 को यदि हम गर्म करते हैं मतलब कि 2N2O5 इसको हम गर्म करते हैं। तापीय अपघटन का मतलब होता है गर्म करना। इसको हम गर्म करते हैं तो बन जाता है 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस यहाँ से निकलता है आपका ऑक्सीजन गैस। ये भी गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में होता है, और ये भी जो है आपका गैसेस स्टेट में होता है, ठीक है। जब इसका हम तापीय अपघटन करते हैं तो बन जाता है N2O5 मतलब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसका तापीय अपघटन करेंगे अर्थात इसको गर्म करते हैं तो बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। यदि हम प्रयोगों द्वारा निर्धारित दर समीकरण लिखें इसका, देखिएगा
हमने बताया आप लोगों को कि अभिक्रिया की कोट प्रयोगों द्वारा निर्धारित की गई एक राशि होती है। यदि हम इसका प्रयोगों द्वारा निर्धारित दर समीकरण लिखें तो इसका प्रयोगों द्वारा निर्धारित दर समीकरण क्या हो जाएगा? दर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ N2O5, या यहीं पर लिखेंगे दर इजकल टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ N2O5। K एक स्थिरांक है जिसे क्या कहेंगे हम? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? K एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। यह अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। देखिए, अब इस समीकरण के लिए देखिए कि अभिक्रिया कौन सी कोट की होगी, अभिक्रिया किस कोट की होगी। हमने बताया था कि दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घात, दर समीकरण में इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण यही है। इस दर समीकरण में अभिकारक N2O5 है। N2O5 की सांद्रता पद की घात कितनी है? 1 है। सांद्रता पद की घात कितनी है? 1 है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि बराबर कितनी होगी? 1। अर्थात यह अभिक्रिया कितनी कोट की होगी? 1 कोट होगी। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। फिर से समझते हैं एक बार। N2O5 का तापीय अपघटन का समीकरण इस प्रकार से है। 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 + O2, मतलब कि अपघटन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित होता है। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित होता है तो इस समीकरण का प्रयोगों द्वारा दर समीकरण निर्धारित किया गया है। दर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ N2O5 या दर इजकल टू K इंटू N2O5 के वेग स्थिरांक है। इसको हमने पहले आपको बता दिया है। अब देखिए अभिक्रिया की कोट, हमने बताया था अभिक्रिया की कोट की परिभाषा। अभिक्रिया की दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पद की घात, दर समीकरण में अभिकारक यही है, अभिकारकों की सांद्रता पद की घात उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो इस दर समीकरण के, इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण आपका ये है। इस दर समीकरण में अभिकारक की सांद्रता पद की घात 1 है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। या अभी भी नहीं समझ में आया हो तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। लेकिन इतना समझिए, ये आपका अभिक्रिया की कोटि निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? प्रयोगों द्वारा। एक एग्जाम्पल और देखिए। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है। अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है कि गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन कराया जा रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, आप लोग जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड यही है जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। यदि इस गैस को कोई व्यक्ति सूंघ लेता है तो वो मादक हंसी के साथ हंसने लगता है, और इसलिए इसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब इस नाइट्रस ऑक्साइड का गोल्ड पर तापीय अपघटन कराते हैं। गोल्ड बोले तो AU, नाइट्रस ऑक्साइड का हम तापीय अपघटन कराते हैं। तो तापीय अपघटन इस प्रकार से होता है, बन जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में है। यदि हम प्रयोगों द्वारा निर्धारित दर समीकरण लिखें, तो प्रयोगों द्वारा निर्धारित दर समीकरण लिखेंगे तो दर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ
N2O का पावर 0, ये समझिए आप लोग। या दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू N2O की पावर 0, जहाँ K अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है, जहाँ K अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब देखिए यह अभिक्रिया है, नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन हो रहा है गोल्ड के पृष्ठ पर। किस पर हो रहा है, गोल्ड Au पर हो रहा है। और इस अभिक्रिया का प्रयोगों द्वारा निर्धारित दर समीकरण जो है, तो ये दर समीकरण है दर इक्वल टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ N2O की पावर 0। ये निर्धारित ये करता है कि इस अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की, इस अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की 0 घात पर, 0 घात पर निर्भर करता है। कितनी घात पर निर्भर करता है, 0 घात पर निर्भर करता है। और हमने परिभाषा भी आप लोगों को बताई है। परिभाषा क्या बताई है कि अभिक्रिया की दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पद की घात, अभिक्रिया की दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पद की घात इस अभिक्रिया की, अर्थात जिस अभिक्रिया की दर समीकरण हमने लिखा है, इस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड के तापीय अपघटन के लिए सांद्रता पद की घात दर समीकरण, नाइट्रस ऑक्साइड के तापीय अपघटन के लिए दर समीकरण आपका है K इंटू एक्टिव मास ऑफ N2O की पावर 0, अर्थात इसका दर अभिकारक की सांद्रता की 0 घात पर निर्भर कर रही है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी, 0 कोट की अभिक्रिया, 0 कोट की अभिक्रिया होगी। समझ गए अभिक्रिया की कोट। और समझिए कोट के अनुसार अभिक्रियाओं का विभाजन भी किया गया है। कोट के अनुसार अभिक्रिया का विभाजित भी हुई है, अभिक्रियाएं विभाजित हुई हैं किसके अनुसार, कोट के अनुसार। यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 0 होगी, यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 0 होगी तो उसे हम 0 कोट की अभिक्रिया, और यदि किसी अभिक्रिया की कोट 1 होगी तो उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया, और यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 2 होगी तो उसे हम द्वितीय कोट की अभिक्रिया, और यदि किसी कोट की अभिक्रिया 3 होगी तो उसे हम तृतीय कोट की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए हाँ, तो यहाँ पर हम बताए अभी आप लोगों को क्या बताए कि कोटि के अनुसार अभिक्रियाओं का विभाजन किया गया है। यदि किसी अभिक्रिया की कोट 0 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, 0 कोट की अभिक्रिया। यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 1 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया। क्या कहेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया। और यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 3 होगी तो उसे हम बोलेंगे क्या, तृतीय कोट की अभिक्रिया। तृतीय कोट की अभिक्रिया। इस प्रकार से आप लोगों को इंटर स्तर तक आप लोगों को 0 कोट की अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं हम 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसी को बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा प्रथम कोट की अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फिर होता है आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय नहीं लिखे हैं, गलती हो गई भाई, यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या लिखेंगे,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जब कोटि 2 होगी तो उसे क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। गलती से हमने तृतीय कोटि लिख दिया था, यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसलिए इसको हम बोलेंगे कौन सा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और इस तरीके से चौथा होगा आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी होगी? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। और इसको बोलेंगे हम कौन सा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से यदि हम देखें तो कोटि के अनुसार अभिक्रियाओं का विभाजन इस प्रकार से किया गया है: शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अब आप लोगों को जो पढ़ना है वो इतनी अभिक्रियाएँ इंटर स्तर तक मुख्य रूप से पढ़नी है, इतनी कोटि पढ़नी है, जिनमें से हम आप लोगों को पहले बताएंगे कौन सी? शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्थात जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, हेडिंग बना लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्थात जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं ये जानना है आप लोगों को। तो हेडिंग बनाएंगे क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अर्थात इसी को बोलेंगे क्या हम? शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसका डेफिनीशन पढ़ना है आपको। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या की परिभाषा पढ़नी है, डेफिनीशन पढ़ना है। डेफिनीशन के साथ साथ में आप लोगों को पढ़ना है वेग स्थिरांक, वेग समाकलित वेग समीकरण। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो लिख लीजिएगा कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की कितनी घात पर? शून्य घात पर निर्भर करती है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की कितनी घात पर? शून्य घात पर निर्भर करती है, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात लिखेंगे हम यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता, जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की किस घात पर? शून्य घात पर। शून्य घात पर निर्भर करती है। शून्य घात पर निर्भर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मान रहे हैं कि माना एक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है: ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट। अब प्रयोगों द्वारा इस अभिक्रिया का दर समीकरण क्या हो जाएगा? अर्थात दर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 0। हमने अभी भी बताया कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की कितने घात पर? शून्य घात पर निर्भर करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। दर प्रोपोर्शनल क्या होता है? अर्थात दर प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 0, या यहीं पर हम लिखेंगे कि दर इजकल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 0। और हम दर इजकल टू क्या जानते हैं? दर बराबर क्या होता है? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए होता क्या है? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बाई डेल्टा टी डी टी, फिर इजकल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू की पावर 0। ये दर हमने आप लोगों को बताया है, अभिक्रिया की दर हमने आप लोगों को बताया है कि अभिक्रिया की दर इजकल टू क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन।
डेल यहाँ पर परिवर्तन को डोनेट करता है ना। तो अभिकारक A की सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय अंतराल अभिक्रिया की दर बराबर ये फार्मूला होता है कि यदि कोई भी अभिकारक होगा उसकी सांद्रता में परिवर्तन को उसके समय अंतराल से भाग दे देंगे तो उसकी क्या हो जाती है, वो दर हो जाती है। चूँकि यहाँ पर A है ना, A जब A रिएजेंट है अर्थात अभिकारक है और जब ये प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद बनेगा तो A की सांद्रता क्या होगी, घटेगी और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात A से जब प्रोडक्ट बनेगा तो A धीरे धीरे कम ही तो होगा। जब A धीरे धीरे कम होगा तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, इसलिए इसकी सांद्रता घटेगी ना। इसलिए जब घटेगी तो इसको हमने बताया था किस चिन्ह के साथ दिखाते हैं, माइनस चिन्ह के साथ दिखाते हैं। अर्थात यहाँ पर दर इसकी क्या हो जाएगी, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ A बाई dt, यही अभिक्रिया की दर होगी। और चूंकि हम जानते हैं यदि किसी भी की घात 0 हो जाती है, किसी भी की पावर 0 हो जाती है, जैसे देखिए यदि x की पावर 0 है तो फार्मूला आप जानते होंगे, इसका मान 1 होता है, या y की पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है। चूँकि यहाँ पर देखिए कि एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0 है, चूँकि एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0 है इसलिए एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो इसके स्थान पर हम 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आएगा आपका माइनस डी एक्टिव मास ऑफ A बाई dt, फिर हो जाएगा इक्वल टू K, अर्थात इसके स्थान पर 1 लिखेंगे। और K क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है अर्थात स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शून्य कोट की ये, और यही जो कांस्टेंट आपका आया है, यही जो आया है यही शून्य कोट की अभिक्रिया का दर समीकरण है। अर्थात यह शून्य कोट की अभिक्रिया का दर समीकरण है। इसको समझ गए आप लोग, ये शून्य कोट की अभिक्रिया का दर समीकरण है। शून्य कोट में आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ना है। हमने आपको के बता ही दिया है, जहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक है। इस शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक देखें, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। यदि हम देखें कि शून्य कोट की अभिक्रिया का, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बराबर वेग स्थिरांक के का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा। देखिए मात्रक निकालना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप लोग इतना जानिए कि मात्रक निकलता कैसे। आज हम आप लोगों को सिखा देते हैं कि मात्रक यहाँ से निकालेंगे कैसे। किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकाला जाता है यहाँ पर जानते हैं। हम जानते हैं वास्तव में है क्या, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ A बाई dt इजकल टू के, या इसी को हम लिख सकते हैं के इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ A बाई dt। यही है, ये क्या है आपका सांद्रता है ना। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता देखिए यहाँ पर हम कांस्टेंट का मात्रक निकालेंगे, वेग स्थिरांक के का मात्रक निकालेंगे। अर्थात यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, बहुत निम्न स्तर से, बहुत छोटे स्तर से हम आप लोग को बताते हैं, बहुत छोटे स्तर से बताते हैं कि के का मात्रक इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास ऑफ A का मात्रक बाई फिर डी टी का मात्रक। ऐसे निकाला जाता है मात्रक, तब ऐसे निकलेगा। और ये है क्या,
एक्टिव मास ऑफ ए, हम बार बार बोल रहे हैं एक्टिव मास ऑफ ए, मतलब क्या है ये, ए की सांद्रता है। और हम जानते हैं कि सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अब यह ए के स्थान पर कोई भी अभिकारक हो, चाहे जो अभिकारक हो, चाहे बी हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड हो, चाहे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो, कोई भी हो, तो सांद्रता ही तो होगी, उसकी सांद्रता ही तो होगी यहाँ पर। जब उसकी सांद्रता ही होगी तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। इसलिए यहाँ पर हम इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मोल, इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम, मोल प्रति लीटर, लीटर। फिर बटे क्या, dt का मात्रक, t क्या है, समय अंतराल अर्थात समय का मात्रक क्या लिख सकते हैं, समय का मात्रक हम मिनट भी लिखते हैं, समय का मात्रक हम सेकंड भी लिखते हैं, समय का मात्रक हम घंटे भी लिखते हैं। अर्थात मोल प्रति लीटर प्रति समय लिख दें, यहाँ पर हम समय लिख दें यदि, तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं हम, समय बराबर क्या लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं, फिर घंटा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से यदि समय को हम सेकंड में मापेंगे तो प्रथम को शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यदि हम समय को मिनट में मापेंगे तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाएगा। यदि हम समय को घंटे में मापेंगे तो शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस तरीके से आज हम आप लोगों को यहाँ पर शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना सिखा दिए हैं। आगे इस तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक, द्वितीय कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक और तृतीय कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक। लेकिन ये याद रखिएगा आप लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, मोल प्रति लीटर प्रति समय, अर्थात समय को हम सेकंड मापेंगे प्रति सेकंड हो जाएगा, मिनट मापेंगे प्रति मिनट हो जाएगा और घंटे मापेंगे प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपका पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर। ये रहा आपका शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया का उदाहरण। यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा आप लोग, शून्य कोट की अभिक्रिया का उदाहरण। हमने बताया भी था आप लोगों को, शून्य कोट की अभिक्रिया को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया का उदाहरण, 2-3 उदाहरण हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग जान लीजिए। पहला उदाहरण, हाइड्रोजन आयोडाइड का उत्प्रेरकीय अपघटन, हाइड्रोजन आयोडाइड का उत्प्रेरकीय अपघटन। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का उत्प्रेरकीय अपघटन कैसे होता है, देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड का फार्मूला होता है HI2HI, रिवर्स रिएक्शन होता है वास्तव में यहाँ पर, लेकिन हम गिब्स आउट ही लिखेंगे। गिब्स आउट क्या होता है, H2 + I2। दूसरा, मोलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का तापीय अपघटन, मोलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का तापीय अपघटन। मोलिब्डेनम MO होता है, अमोनिया NH3 होती है, इसका तापीय अपघटन होगा मोलिब्डेनम के पृष्ठ पर, तो बन जाएगा क्या आपका 3H2 + N2। ये आपका 2 एग्जाम्पल है। एकाध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन, किसकी उपस्थिति में, HNO, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है आपका 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका शून्य कोट की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यदि इसकी बात करते हैं
क्यों है शून्य कोटि की अपक्रिया? क्योंकि प्रयोगों द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि इस अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करेगा, अर्थात दर इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ HI⁻0। इस अपक्रिया को भी हम शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। क्यों शून्य कोटि की अपक्रिया कहा जाएगा? क्योंकि इस अपक्रिया की दर अभिकारक अमोनिया है, इस अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करेगा, अर्थात दर निर्भर करेगा किस पर? अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है। और इस अपक्रिया को भी हम शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की गई है कि इस अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की कितनी घात पर? शून्य घात पर निर्भर करता है। अभिकारकों की सांद्रता की कितनी घात पर? शून्य घात पर निर्भर करता है, अर्थात यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ H2⁻0 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2⁻0 शून्य घात पर निर्भर करता है। इस तरीके से ये क्या है? अपक्रिया की दर है। अब देखिए, ये रहा आपकी शून्य कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल। अब आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे हम, यहाँ पर बताया जाएगा शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कल बताएंगे। आगे आप लोगों को ऐसे हम पढ़ाते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी जल्द में ही ये आदेश हुआ कि विद्यालय जो है अब 31 जुलाई के बाद ही खुलेंगे। तो जब 31 जुलाई के बाद ही खुलेंगे तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि आप लोग पढ़ते रहिए और हम आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते भी रहें। इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से, जैसे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ या आपका व्हाट्सएप हुआ, इसके माध्यम से जो भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो रहा है, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए कि केमिस्ट्री की क्लास ऑनलाइन चल रही है। यदि आपको समझ में आता है तो पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी बालक बालिका हो, कोई भी छात्र हो जो पढ़ने का इच्छुक हो, जो पढ़ने की इच्छा रखता हो, उसके पास तक ये हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, एक दूसरे के बारे में बताइए, जिससे इसका प्रसार आसानी से संभव हो सके। बाकी प्रयास हमारा ही रहेगा कि लगभग एक वीडियो आप लोगों को डेली मिलता रहे। ये सिलसिला, एक क्रम हम प्रयास करेंगे कि जहाँ तक हो सके लॉकडाउन भर तो अवश्य चलाएं, उसके बाद फिर ये चलता रहेगा, प्रोसेस चलती रहेगी, ताकि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो सके, अच्छे से संभव हो सके। कोई भी वीडियो हाइड नहीं किया जाएगा, कोई भी वीडियो छिपाया नहीं जाएगा और ना कोई वीडियो डिलीट किया जाएगा। सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े रहेंगे। आप इसको पढ़िए, लाइक करिए और साथ साथ में एक चीज़ विशेष ध्यान रखिए कि शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।